हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना 1 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में छपेगा। रोजाना आपको टेस्ट देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप वहां पर आपको फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। आगे के सारे मॉडल पेपर दोस्तों आपको वहीं देखने को मिलेंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। सबसे पहले अपन दोस्तों 15 प्रश्न है वो जीके के भारतीय इतिहास से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कालिदास का नाटक नहीं है? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहला ही प्रश्न। बताइए, निम्न में से कौन सा एक कालिदास का नाटक नहीं है? अब दोस्तों देखिए, विक्रमोवंशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभव। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए थे, जिन्होंने दोस्तों 4 काव्यों और 3 नाटकों की रचना की थी। ठीक है, 4 काव्यों और 3 नाटकों की रचना की थी, जिसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों काव्य कौन कौन से थे। तो देखिए, एक तो ऋतुसंहार और मेघदूतम, ये तो थे खंड काव्य, और एक कुमार संभव और रघुवंशम है, ये क्या है? ये महाकाव्य हैं। ठीक है, ये तो 4 हो गए, क्या काव्य हो गए, और 3 नाटकों की रचना की थी। वो नाटक थे दोस्तों विक्रमोवंशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 तो क्या है दोस्तों नाटक हैं, और ये क्या है? काव्य है। तो यहां पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया था। दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सिंगापुर। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो अस्थायी सरकार के रूप में थी, जिसे अपन आज़ाद हिंद सरकार भी कहते हैं। ठीक है, और इस सरकार को सबसे पहले जापान ने मान्यता दी थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जापान के अलावा 8 देशों ने भी दोस्तों इसे मान्यता दी थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत व सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत व सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, राष्ट्रीय पत्रकारिता का पितामह, पत्रकारिता का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थलों में से आहड़ है वो प्रमुख है, और ये उदयपुर जिले में बनास की सहायक नदी बेडज के किनारे है, ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में 3 साल बाद यानी कि 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और 1961-62 में HD साखलिया के नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य हुआ था। तो यहाँ पर बी के जो थापर दे रखा है ये दोस्तों कालीबंगा के उत्खनन से संबंध रखते हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता उत्खनन से ये संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल और HD साखलिया, इन तीनों का संबंध आहड़ के उत्खनन से है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों किसकी मृत्यु कैसे हुई, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों किसकी मृत्यु या कहाँ किसको भेजा गया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। रानी लक्ष्मीबाई है, तो दोस्तों आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई है, ये युद्ध में मारी गई थी, युद्ध में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, टाटा टोपे है, टाटा टोपे को दोस्तों आप सभी को पता है नरवर के जंगलों में धोखे से इनको पकड़वाया गया था और गिरफ्तारी के बाद इनको फांसी दे दी गई थी, ये तीसरा हो जाएगा। नाना साहिब है, इनको दोस्तों नेपाल पलायित किया गया था। ठीक है, तो नेपाल पलायित हो गया नाना साहिब। और बहादुर शाह है, इनको दोस्तों रंगून भेज दिया गया था, तो यहाँ पर है यानी कि रंगून निर्वासित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, कूट भाषा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, आपको 3 4 1 2 करना है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता था। बताइए, प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिश्चंद्र को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, 1303 ईस्वी के चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? दोस्तों 1303 का युद्ध हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य हुआ था, और रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए उनके प्रसिद्ध सेनापति है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका नाम था, बताइए, उनका नाम था दोस्तों गोरावे बादल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था, तो वो कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रसेन था। ठीक है, कौन था? चंद्रसेन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंगू किसान आंदोलन में ये शहीद हुए थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध रहे? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध रहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर से इनका संबंध है वो रहा है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और भरतपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से की गई थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार दोस्तों ये माना जाता है पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। पाबू जी को दोस्तों प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन दुर्ग है। ये तो सभी को पता होगा, गागरोन दुर्ग है, ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे दोस्तों ये गागरोन दुर्ग है, ये बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बताइए, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से इनका संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली से इनका संबंध है। ठीक है, किशनगढ़ शैली से इनका क्या है? संबंध है। ठीक है, याद रखना दोस्तों।
सीताराम, बदन सिंह, नानक राम। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये गले का आभूषण है, ठीक है, गले का आभूषण है बजट्टी। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पटेलिया बिछियो लालर क्या है? बताइए, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। पटेलिया बिछियो लालर क्या है? तो दोस्तों ये लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये 15 प्रश्न अपने भारतीय जीके और दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित ये प्रश्न थे, ठीक है। अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, और हिंदी व्याकरण के दोस्तों 5 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 5 प्रश्न दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के, 5 प्रश्न जनरल साइंस के, 5 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न रीजनिंग के, ठीक है, 10 प्रश्न करंट अफेयर के, और 15 प्रश्न शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के, ठीक है। तो यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के 15 प्रश्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? सभी को पता होगा दोस्तों, प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद। तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का क्या हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है प्रेरणा प्लस आस्पद। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अनन्य के अंदर अन उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या लगा हुआ है? अन उपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए सम का विषम हो जाएगा, समर्थक का विरोधी हो जाएगा, समिष्ट का दोस्तों व्यष्टि हो गया, ठीक है, समष्टि का व्यष्टि हो गया। यहाँ पे देखिए सदाचारी दुराचारी, तो दोस्तों सदाचारी का दुराचारी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यदाचार का विलोम कदाचार होता है। यदाचार का विलोम कदाचार या दुराचार होता है, ठीक है। और सदाचार का विलोम यहाँ पे शब्द है वो दुराचार होता है, न कि दोस्तों दुराचारी। तो यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए जो त्योहार है इसके अंदर डबल मात्रा दे रखी है तो इसमें एक ही मात्रा आएगी दोस्तों, ठीक है। और कवियत्री, तो दोस्तों कवियत्री दे रखा है तो व के ऊपर मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, ये ई के ऊपर मात्रा आएगी, ठीक है। ये ऐसे आएगा दोस्तों, ठीक है, कवियत्री होगा। और यहाँ पे देखिए सुश्रूषा, तो दोस्तों ये भी गलत दे रखा है। इसमें देखिए जो शुरू के ऊपर बीच के अंदर जो मात्रा दे रखी है, ठीक है, ये दूसरी वाली मात्रा आएगी दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है दंपति जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही शब्द दे रखा है। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दंपति को अपन दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली छोटी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, दोनों ही शुद्ध हैं दोस्तों इसमें। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टीचिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द होगा। टीचिंग का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? सभी को पता है अध्यापन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अध्यापन, ठीक है। ये 5 प्रश्न अपन ने हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़े हैं। अब अपन 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास की घोषणा की है? एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास की घोषणा की है तो दोस्तों वो की है किसने? डेविड वार्नर ने। और डेविड वार्नर है वो कहाँ का खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्क्वैश में साल 2023 का विमेन अंडर 19
स्कोटिंग जूनियर ओपन का खिताब जीता है? किस भारतीय खिलाड़ी ने सुकेश में साल 2023 का विमेन अंडर 19 स्कोटिंग जूनियर ओपन का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। ठीक है, ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये आयोजित किया गया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि दोस्तों जनवरी 2024 में सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 108 स्थानों पर एक साथ। तो दोस्तों ये गुजरात में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बताइए, गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखिए, दिसंबर 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 11.701% से घटाकर कर दी है। तो दोस्तों 11.701 से घटाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों 9.617% कर दी है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिसंबर 2023 में प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित पायरोलिसिस तेल को रासायनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन प्लस प्रमाणित सर्कुलर पॉलीमर में पुनर्चक्रित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो दोस्तों वो बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 29 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिसंबर 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ऋण की पेशकश करने के लिए किसेत्सु सेशन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? तो दोस्तों वो क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी है वो दोस्तों कौन बना है? तो यहाँ पे ई नंबर का ऑप्शन कर लेना दोस्तों। ठीक है, मैं अगर ऑप्शन के अनुसार देखूँ तो पैट कमिंस है। ठीक है, और अगर ई नंबर का ऑप्शन आप करो तो दोस्तों सबसे महंगा खिलाड़ी है मिशेल स्टार्क। ठीक है, मिशेल स्टार्क। ठीक है, मिशेल स्टार्क। इनको दोस्तों 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। ठीक है, और दूसरे नंबर का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो है पैट कमिंस। इनको लगभग 20 करोड़ रुपए है वो मिले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, आप बी नंबर भी कर सकते हैं और ई नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, ई नंबर का ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन नहीं लगाओगे तो दोस्तों पैट कमिंस आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अब 5 प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे।
यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित। आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। बताइए न्यूट्रॉन की खोज है ये किसने की थी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, जेम्स चैडविक ने। आगे देखिए, रासायनिक रूप से जंग होती है। बताइए, रासायनिक रूप से जंग होती है तो दोस्तों ये होती है आयरन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरन क्लोराइड। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है? कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर जो काजल है ये दोस्तों कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? कोल, कोक, कास्ट चारकोल, ये होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बल का मात्रक है। बताइए दोस्तों, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक है न्यूटन है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, न्यूटन। नेक्स्ट आगे देखिए, कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है दोस्तों जूल। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है एक। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 5 प्रश्न दोस्तों मैंने आपको जनरल साइंस से संबंधित करवा दिए। अब दोस्तों ये 5 प्रश्न है, ठीक है, ये आगे जो मैं आपको 5 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि यह दोस्तों यहाँ दोस्तों कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। यहाँ पर कोई भी वंशानुगत तत्व नहीं रखता है, यहाँ सभी निर्वाचित होकर आते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं और एक एक चीज़ को इसमें ध्यान रखा गया है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। ठीक है, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों वीडियो को फटाफट जरूर लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे और जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो दोस्तों उतना ही दोस्तों आपको अच्छा लेवल का पेपर है वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे सविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? अपने कार्यों के निष्पादन में किसे सविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सविवेक की, जो सविवेक के अनुसार कार्य करने की जो शक्ति प्राप्त है वो राज्यपाल को है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, बताइए दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और ये प्रयोग हुआ है कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। अगर दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा करनी है राष्ट्रपति को तो दोस्तों मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों अनुच्छेद 352 में ही हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री है वो दोस्तों नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नियुक्त होते हैं।
आगे देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का जो गठन है ये किया गया दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन है वो किया गया और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पर जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये दोस्तों राजस्थान भूगोल, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है और दोस्तों 5 प्रश्न है ये राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित सही है? राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा सभी को पता होगा, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 डिग्री से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्व पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये गलत हो जाएगा। कम का है दोस्तों, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार है वो अधिक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो असत्य दे रखा है। देखिए, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही है, 5920 किलोमीटर है। और इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, बिल्कुल सही है। अक्षांश विस्तार दोस्तों 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, भिन्न जलवायु प्रदेश, अनावृष्टि है, तापमान में भिन्नता है, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं है दोस्तों राजस्थान में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर रही है। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 21.3% रही है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर चना है, वो रबी की फसल है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, ये सारी की सारी क्या है, ये रबी की फसलें हैं दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 15 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन स्कूल मैनेजमेंट के दोस्तों 15 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये हुआ 1 अप्रैल 2010 से, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, एक भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई? तो ये हुई थी दोस्तों अजमेर से। ठीक है, अजमेर से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर को IASE का दर्जा कब दिया गया? राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर को दोस्तों IASE का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का दर्जा है वो कब दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था 1988-89 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को, 4 दिसंबर 1957 को। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किस कक्षा की पुस्तकें मुद्रित तथा वितरित की जाती है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किस कक्षा की पुस्तकें मुद्रित तथा वितरित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, कक्षा 1 से 12 तक। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, SMSA समग्र शिक्षा का नारा है, बताइए दोस्तों। SMSA यानी कि जिसको अपन समसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान का नारा है वो क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई, बताइए। सर्वप्रथम डाइट की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये 1988 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1988, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विद्यालय योजना निर्माण RTE 2009 की किस धारा से संबंधित है? विद्यालय योजना निर्माण RTE 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो दोस्तों ये धारा 22 से संबंधित है, धारा 22 से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 22 से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियां बताई है? जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियां बताई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, जॉन डी मिलेट ने पर्यवेक्षण की कितनी विधियां बताई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 6 विधियां बताई है। ठीक है, 6 विधियां बताई है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 विधियों के नाम अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, पूर्व स्वीकृत विधि, कार्य बजट विधि, सेवा एवं कार्यों का मानकीकरण विधि, प्रतिवेदन विधि, निरीक्षण विधि, कार्मिकों की नियुक्ति हेतु स्वीकृत विधि, ये 6 विधियां बताई गई है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नेतृत्व शैली सर्वोत्तम शैली मानी जाती है? तो कौन सी नेतृत्व शैली सर्वोत्तम शैली मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, TQM की प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित है? TQM की प्रक्रिया यानी कि कितने चरणों में विभाजित है TQM की प्रक्रिया? अब ये क्या होता है TQM? तो दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, गुणवत्ता समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन की प्रक्रिया है वो दोस्तों 4 चरण में है। ठीक है, प्लान, डू, चेक और एक्ट, यानी कि योजना, लागू करना, चेक करना और कार्यवाही। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना है वो दोस्तों 21 मार्च 2005 को हुई, 21 मार्च 2005 को, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दीक्षा का पूर्ण नाम क्या है? बताइए, दीक्षा का पूर्ण नाम क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, इसका पूर्ण नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दोस्तों शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है दीक्षा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्माइल कार्यक्रम के चरणों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सॉरी, असत्य कथन कौन सा है? स्माइल कार्यक्रम के चरणों के संदर्भ में दोस्तों असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। स्माइल प्रथम चरण है, ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। स्माइल 2.0 द्वितीय चरण 2 नवंबर 2020 को शुरू किया गया, और स्माइल 3.0 तृतीय चरण है ये 21 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य है, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना।
अब दोस्तों 5 प्रश्न है वो अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। देखिए, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते जाना दोस्तों साथ ही। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही हैव टू हरी अप। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं। देखिए, इफ वाले वाक्य के साथ में वर का प्रयोग हुआ है, तो दूसरे भाग में दोस्तों इफ के साथ में वुड का प्रयोग होगा। इफ के साथ में वुड का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम। दोस्तों अपने को यहाँ पे एंटोनियम चुनना है। ठीक है, देखिए, टू सक्सेड इन लाइफ पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स एंड, आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, अब सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो फ्रेंड्स दे रखा है। ठीक है, एंड आगे क्या आएगा, यानी कि सीधा सा है, फ्रेंड्स का विलोम क्या होगा वो ही आएगा इसमें। तो उसको कहते हैं दोस्तों फोइज। फोइज का मतलब क्या होता है, शत्रुता। ठीक है, शत्रु बोल सकते हैं। फोइज है ये फ्रेंड का क्या है, विलोम है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फ्रॉम। ठीक है, तो दोस्तों इनडायरेक्ट सेंटेंस से संबंधित अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए, आई एम वेटिंग फॉर एन ही सेड। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर एन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम द सॉरी चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेसिव वॉइस से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनर। दोस्तों यहाँ पे अपने को डिटर्मिनर है वो भरना है खालिस्तान में। देखिए, देयर्स चॉकलेट केक ओवर देयर। तो दोस्तों यहाँ पे सम का प्रयोग है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही, सम चॉकलेट केक ओवर देयर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित पढ़ेंगे और 5 प्रश्न है वो अपन मैथ से संबंधित। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में पुल टा नोप का अर्थ फल है अच्छा, नोप को टिर का अर्थ है वृक्ष है लंबा, तथा पुल हो सोप का अर्थ है अच्छा भोजन खाओ हो। तो इस भाषा में फल का सांकेतिक कूट क्या है। तो दोस्तों फल फल किस में आ रहा है, तो दोस्तों पहली लाइन के अंदर देखिए, पुल टा नोप का अर्थ है फल है अच्छा, फल है अच्छा। तो सीधा सा है, इनमें से ही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, और आपको कहीं पे दिख रहा है पुल टा नोप, कहीं दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, नोप आपको यहाँ पर भी दिख गया और ये पहले वाले के अंदर भी दिख गया। ठीक है, पहले वाले लाइन के अंदर लास्ट के अंदर देखिए नोप को, तो नोप इसी के अंदर भी आ रहा है और पहले वाली लाइन में पुलटा नोप में भी आ रहा है। ठीक है, तो नोप 2 जगह आ रहा है। ठीक है, टा टा कितनी बार आ रहा है, तो दोस्तों टा देखिए, टा एक ही जगह आ रहा है। ठीक है, टा है वो एक ही जगह आ रहा है। और पुल पुल देखिए दूसरी लाइन के अंदर भी पुल हो सोप। ठीक है, पुल 2 बार आ रहा है, यानी कि नोप भी 2 बार आ रहा है, पुल भी 2 बार आ रहा है। तो दोस्तों बचा क्या, टा। तो टा टा है वो फल है, यानी कि फल का सांकेतिक कूट है वो टा है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रमेश और सुरेश भाई भाई है। रमेश और सुरेश है, रमेश और सुरेश है वो क्या है, भाई भाई है। ठीक है, राखी और गीता आपस में बहने हैं। राखी और गीता है, राखी और गीता है, ये दोस्तों आपस में बहने हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है।
रमेश का लड़का है वो गीता का भाई है। ठीक है, रमेश का लड़का है वो गीता का क्या है, भाई है। ठीक है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, तो दोस्तों ये चाचा भतीजी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश राखी का क्या है, चाचा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परिमित समग्र होने पर समंक संकलन की उचित विधि है। तो दोस्तों ये है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया, कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया और शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्न में से कौन सा वेन आरेख है इसकी सही स्पष्टि को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें डायग्राम बनेगा ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है, मांसाहारी है वो दोस्तों सबसे बीच में आपको दिख रहा होगा, ये मांसाहारी है, और ये जो इससे छोटा है ये शाकाहारी है, और शेष है वो क्या है, तो ये सर्वाहारी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का डायग्राम है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, एक 9 सेमी भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेमी भुजा वाले छोटे गनों में काटा गया है। तो लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल और नए बने हुए गनों का संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 9 सेंटीमीटर दे रखा है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे गनों में काटा गया है, तो 3 से कट गया। ठीक है, तो सीधा सा है, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 × 9 × 9 बटे 3 × 3 × 3। ठीक है ठीक है, ये अगर आप इनको काटोगे तो दोस्तों 3 से कट गया, तो 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27। तो यहाँ पे 27 आ गया 3 सेंटीमीटर भुजा वाले गनों की संख्या। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल। तो दोस्तों लकड़ी के टुकड़े का सतह क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो दोस्तों 6 × 9 × 9। ठीक है, बटे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 3 सेंटीमीटर भुजा के गनों की संख्या कितनी है, 27। तो दोस्तों 27 × 6 × 3 × 3। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, आपका अनुपात निकल कर आ जाएगा 1:3। अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए, यदि प्रकाशन का कुल खर्च 105 रुपए है, यानी कि टोटल खर्च है वो कितना है, 105 रुपए, तो विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। तो विज्ञापन है वो दोस्तों देखिए 18% है और रॉयल्टी कितना है, 15% है। तो सीधा सा है 105 का 18% भी निकाल लीजिए और 105 का 15% भी निकाल लीजिए। तो दोस्तों 105 का अगर आप 18% निकालोगे तो दोस्तों 18.90 आएगा। ठीक है, और 105 का आप 15% निकालोगे तो दोस्तों ये आएगा 15.75 आएगा। ठीक है, अब दोनों में से अपने को क्या करना है, माइनस करना है। 18.90 में से 15.75 गए तो दोस्तों कितने बचे, आप माइनस करोगे तो दोस्तों आपके पास में 3.15 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 3.15 बच जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सा करना है 3.15 बटे 18.90, ये 18.90 आया ना इसका विज्ञापन का। ठीक है, तो 18.90 × 100। ठीक है, बस इसको आप काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, 63 × 314 × 117 × 654 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों,
ये प्रश्न है वो सही से टाइप नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ये घात है वो सही नहीं दी। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों अपन ऑप्शन उठा के देखें तो अपने को योगफल है वो कितना लेना है, 132। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो जैसे ऑप्शन के अंदर अपन ने ले लिया, यहाँ पे पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या अगर अपनी 60 है, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो दोस्तों दोगुनी का मतलब कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है, और एक तिहाई है तो ये 40 हो गया। तो ये टोटल तो बहुत जा रहा है, ठीक है, अपना तो टोटल ही 120 है। यहाँ पर 48 भी नहीं होगा दोस्तों, 36 देखिए इसमें। अगर अपन दूसरी संख्या है वो 36 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या है, तो ऑप्शन उठा रहे हैं अपन, 36 है दूसरी संख्या। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या होगी दोस्तों 72, ठीक है, और ये 72 है। अब आगे देखिए तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, यानी कि इसका 72 का एक तिहाई कितना हो गया, 24। अब इसका टोटल करके देख लीजिए, 72 प्लस 36 प्लस 24, अगर 120 हो रहा है तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक एक किस मान के लिए बहुपद 4x³ माइनस ax² प्लस 2x-1 और 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस ax-1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल रहता है। तो समान क्षेत्रफल है वो रहता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है समान क्षेत्रफल है वो a का मान 3/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 2x बराबर 3y बराबर 12z हो तो xy क्या होगा। xy पूछा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है अपना इसमें z x प्लस 2y। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 है वो करवाया है। पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने किया है, ठीक है, हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में छपेगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।